एडिटर अतुल प्रताप सिंह। हम कार्यक्रम का आगाज करते हैं कृषि मंत्री से चर्चा के साथ। हम इस चर्चा का कारवा आगे बढ़ाते रहेंगे, पंचकुला के अलग अलग पहलुओं पर नजर डालते रहेंगे, लेकिन पंचकुला के नाम को यथार्थ करता हुआ हमारा पहला ये सेशन है, क्योंकि पंचकुला 5 नहरें और कृषि मंत्री से जो कि मैंने पहले भी कहा हम आगाज करने वाले हैं। देखते हैं इस सत्र में हम कुछ नया निकालने की कोशिश करते हैं, कृषि मंत्री से चर्चा का कारवा आगे बढ़ाते हैं। ओवर टू यू अतुल प्रताप। शुक्रिया सोनल। तो जैसा मेरी सहयोगी सोनल ने बताया कि पंचकुला से इस कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं। पहला ही सत्र है और जेपी दलाल साहब जो कि कृषि मंत्री हैं प्रदेश के और बहुत ही एक्टिव रहते हैं, और 5 नहरों का जिक्र किया तो मैं नहरों पर भी बात करूंगा। मैं पानी की समस्या SYL का मुद्दा इतने साल पुराना है, उस पर भी बात होगी। एक बड़ी नहर बन नहीं पा रही है, और उसके साथ साथ कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर कृषि मंत्री से हमारे सवाल होंगे। जेपी दलाल साहब, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ के मंच पर आपका। जी धन्यवाद। दलाल साहब, सबसे पहले पंचकुला में आज हम हैं। पंचकुला में 5 नहरों का जिक्र अभी मेरी सहयोगी कर रही थी, और SYL का मुद्दा लगातार गरमाया हुआ है, और खुद इस बार मुख्यमंत्री ने अपनी तरफ से फिर से पहल की है। केंद्र के दखल के पहले ही जो कोर्ट ने कह रखा है कि आपको दखल देना है, लेकिन उसके पहले मुख्यमंत्री ने अपनी तरफ से पहल की। लेकिन पंजाब की तरफ से अब तक कोई पहल नहीं है, ना ही कोई ऐसा वक्तव्य आया कि लगे कि हाँ कुछ सकारात्मक है। सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज़ हरियाणा के दर्शकों को नवरात्रि की बधाई देता हूं, और ये जो क्षेत्र है माता का क्षेत्र है, पूरे प्रदेशवासियों पर, किसानों पर हमारी माता कृपा रखे और सुख समृद्धि लेके आए। जहाँ तक बात है नहरों की, अभी तो हरियाणा के अंदर एक जमुना को छोड़ करके कोई नहर नहीं है। बरसाती घग्गर जरूर है, जमुना के अंदर भी 3 महीने पानी रहता है, और हरियाणा में जल का संकट है। SYL के लिए हमारे किसान, हमारे हरियाणा वासी, हमारी सभी सरकारें हम कोशिश करते रहे, और मैं धन्यवाद करता हूं माननीय उच्चतम न्यायालय का, जो इस बार उन्होंने टिप्पणी की है कि नहर का बनाना अति आवश्यक है, तल्ख रूप अपनाया है। और मैं अपेक्षा रखता हूं पंजाब सरकार से कि वो अपने छोटे भाई हरियाणा के किसानों की तरफ भी कुछ ध्यान दे। हमें भी मैं बीच में रोकूंगा आपको। आप अपेक्षा करते रहे, पंजाब कह रहा है कि भाई एक बूंद पानी नहीं है। ये छोटा भाई अपेक्षा कर रहा है, बड़ा भाई साफ कर रहा है एक बूंद पानी नहीं है, कहां से दे दें? देखिए, हरियाणा महाभारत की भूमि है, और महाभारत में एक प्रकरण आया था जब कहा गया था कि हमें पांडवों को सिर्फ 5 गांव ही दे दिए जाएं, और तब दूसरी पक्ष ने ये कहा कि हमारे पास एक सुई की नोक जितनी जगह भी नहीं देंगे आपको। लेकिन जीत जो है सत्य की हुई, पांडवों की जीत हुई, और हमारा पक्ष भी जीत का पक्ष है। हम अपना हक मांग रहे हैं, हम कोई नाजायज़ नहीं मांग रहे। हमारी प्यासी धरती है, हमारे किसान दशकों से इंतजार कर रहे हैं कि हमारी यहाँ दक्षिण हरियाणा के अंदर भी जो पानी हमारा हक है वो मिले। और दूसरी बात यह है कि इस नहर जो है भाखड़ा कैनाल, इसका निर्माण होना ज़रूरी है। इतना भी पानी आएगा, अगर ये कल को इसकी उम्र हो चुकी है, ये टूट जाए, तो पीने का पानी का संकट भी हमारे राजस्थान में, हरियाणा में और दिल्ली में आ सकता है। इसलिए नहर का निर्माण तो तुरंत होना ही चाहिए। मतलब मैं मानूं कि छोटा भाई महाभारत के लिए तैयार है, जैसा आपने कहा कि हरियाणा महाभारत की धरती है। मैं तो सच्चाई और धर्म की बात कर रहा हूँ। जिद ऐसी होनी चाहिए जो न्याय संगत हो। मैंने जैसे बताया कि हम कोई युद्ध करने वाले लोग नहीं हैं। पंजाब हमारा बड़ा भाई है। पंजाब का पानी का पैमाना, पानी का नापना, पानी का मुद्दा, जब बहुत सारी एजेंसियां हैं नाप तोल करके बंटवारा कर देंगे, लेकिन जो नहर का निर्माण है वो अति आवश्यक है, वो उनको शुरू कर देना चाहिए। यही बात माननीय उच्चतम न्यायालय ने कही है। जब कोर्ट का मामला कोई भी आता है तो सभी कहते हैं कि भाई इसमें हम कुछ टिप्पणी नहीं करेंगे क्योंकि कोर्ट का मामला है। पंजाब भी ये बात कह रहा है, लेकिन ये कहते हुए, और पंजाब में सिर्फ आम आदमी पार्टी जिसकी सरकार है वो नहीं कह रहे, कांग्रेस जिसकी लंबे समय तक सत्ता रही सिर्फ वो नहीं कह रहे, शिरोमणि अकाली दल जिनके साथ आप लोग भी सत्ता में रहे वो नहीं कह रहे, खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी कह रहे हैं कि हमारे पास एक बूंद पानी नहीं है।
और फिर आप कहते हैं कि नहीं हम धर्म की बात कर रहे हैं, हम कर्म की बात कर रहे हैं, कोर्ट ने ये कहा है। कोर्ट ने कुछ सबूत तो देखे होंगे, उसके बाद भी अगर पंजाब का ये रुख है और पंजाब ने भी वहां पर सबूत दिए होंगे कि हमारे पास क्या स्थिति है। वो कहते हैं पानी नहीं है, आप कहते हैं कि आपका पानी जो है, जो हमारे हक का है, वो पाकिस्तान जा रहा है। ये पॉलिटिकल डिफरेंस क्यों है एक पार्टी के अंदर, बीजेपी के अंदर? देखिए, पंजाब की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं इसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहते हैं। जल जो है प्राकृतिक संपदा है, राष्ट्रीय संपदा है, और इसका बंटवारे में मैं कहता हूं कि दोबारा से विचार करने की भी अगर जरूरत समझेगी तो माननीय उच्चतम न्यायालय करेगा। लेकिन जहां तक नहर निर्माण का बात है, एक नहर है जिसके द्वारा पानी अभी भी चल रहा है, और अगर उस नहर की जिंदगी पूरी हो चुकी है, इंजीनियरिंग के लिहाज से उसकी टूट फूट हो जाएगी, तो फिर उसके यहाँ संकट पैदा हो जाएगा। हमारा मकसद ये है कि उस नहर का निर्माण तो करें, कम से कम पानी कम ज़्यादा की बात है, इसका जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो फैसला कर देंगी। लेकिन ये जिद जो है राजनीतिक मुद्दा बनाए हुए हैं कि जिस तरह से कि भाई हम एक बूंद भी पानी ना देंगे, तो ये चीज़ जो है किसी भी रूप में कोई भी आदमी, समझदार आदमी इसको स्वीकार नहीं करेगा कि इस तरह की जिद करनी चाहिए। ठीक है, अब उन मुद्दों पर आते हैं दलाल साहब। चूंकि चुनावी साल है, लोकसभा का चुनाव, फिर हरियाणा का चुनाव, और आप बेहद सक्रिय हैं, और किसानों का मुद्दा, चूंकि आप कृषि मंत्री हैं और कई बार आपसे हमारे मंच पर जो हम चर्चा करते हैं तो आप बड़े खुलकर बताते हैं कि हाँ ये समस्याएं थी इस प्रदेश में। आपको जब जिम्मेदारी मिली तो आपने उस पर काम भी किया, आपकी सरकार ने काम किया, चुनौतियों को आपने स्वीकारा। इस समय सबसे बड़ा मुद्दा धान की खरीद को लेकर, उसमें भी दो मुद्दे हैं। एक है महीन धान, और जिसकी खरीद आप लोग नहीं करते हैं, सरकार नहीं करती है। लेकिन उसके अलावा मंडियों की जो स्थिति थी, पहले बाढ़ की वजह से किसान परेशान हुआ, फिर उसके बाद तारीख पर तारीख मिलती रही, आपने कोशिश की, आपने अपनी तरफ से पहल की, केंद्र सरकार ने तारीख वो दी जब से शुरुआत हुई। मंडियों में उठान को लेकर समस्या आ रही थी, ये आपकी जानकारी में भी होगा। किस तरह की समस्या है, या सिर्फ एक पॉलिटिकल वेंडेटा है कि उसमें मुद्दा उठा दिया जाता है? ये एक अच्छी बात है कि सारी राजनीतिक पार्टियां किसान के बारे में चर्चा करती हैं। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि मैं किसानों की आमदनी बढ़ाऊंगा, किसानों को सुविधाएं दूंगा, किसानों को अच्छा भाव दूंगा, तब से सब जितने भी पक्षी पार्टियां हैं या राजनीतिक पक्ष की पार्टियां हैं, सभी किसान की बात करते हैं। और ये खुशी की बात है कि किसान को सेंटर में रहना चाहिए, चर्चा में रहना चाहिए। और जहाँ हरियाणा सरकार का मकसद है कि देश में सबसे ज़्यादा सुविधाएं देने वाली हमारी सरकार है, सबसे ज़्यादा फसलें हम खरीदते हैं, मंडियां हमारी अच्छी हैं, भाव भी हम अच्छा देते हैं, भावांतर की योजनाएं हैं, नहरों का बजट हमने बढ़ाया है, बिजली के रेट हम ट्यूबवेल के कम एक तरह से बहुत नॉमिनल रेट देते हैं, माइक्रो इरिगेशन की योजनाएं हमारी हैं, और मंडियाँ हमारी अच्छी हैं। और सबसे अच्छा काम हमने किया है जो दशकों से नहीं सदियों से होता था कि किसान की फसल खरीदार सरकार, पैसा तीसरा आदमी ले जाता था। हमने किसान के खाते में सीधा पैसा देना शुरू किया है। अभी भी हमने जो धान की खरीद है आमतौर पर 1 अक्टूबर को शुरू करती है, उसको 25 तारीख से शुरू करवाया, क्योंकि किसान को तक खेत में जल्दी फसल पक गई थी। तो हमने वो धन्यवाद भी किया केंद्र सरकार का कि हमें इजाज़त मिली। और पिछले साल 59 लाख मीट्रिक टन धान पूरे सीजन में खरीदा गया था। इस बार कल तक हम 40 लाख मीट्रिक टन धान खरीद चुके हैं, और उसकी 80-85% लिफ्टिंग भी हो चुकी है। और 48 घंटे के अंदर मैं समझता हूं कि पैसा किसान के खाते में जाता है। 8,000 करोड़ रुपया किसान के बैंक अकाउंट में जा चुका है। इससे तेज़ गति से पेमेंट पहले कभी नहीं हुई। और हमारे मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूं, मनोहर लाल जी का, जो उन्होंने कहा कि 72 घंटे से ज़्यादा पेमेंट लेट होगी तो उसको ब्याज भी दिया जाएगा। और उसके बावजूद जो है, कुछ लोगों को शौक है मंडियों में आकर के फ़ोटो उतरवाने का, वो करवाएं। और मैं मंडियों में खुद भी गया हूँ और मैंने देखा है कि धान की जो यील्ड भी अच्छी आई है, किसान के चेहरे पर खुशी भी है। और जो PR धान को छोड़ करके जो दूसरा धान है 1509 और 1121 वगैरह, उनके भाव भी अच्छे भाव हैं, और उसकी वजह से किसान को अच्छा फ़ायदा हो रहा है। मैं समझता हूं कि हरियाणा की मंडियां जो हैं देश में सर्वश्रेष्ठ हैं, हमारी खरीद की प्रक्रिया है देश में सर्वश्रेष्ठ है, और उसी का परिणाम है कि किसान हमारे सक्षम होते जा रहे हैं, किसानों को फ़ायदा मिलता जा रहा है। चूंकि जब आपने जिक्र किया महीन धान का, मैंने पहले ही जिक्र किया था,
पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश का, पश्चिम उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा जहां पर महीन धान खासतौर से और बासमती खासतौर से उगाया जाता है, और चूंकि सरकार इसकी खरीद नहीं करती है, और जो इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा हरियाणा में भी बना हुआ है, किसान आखिर कहां पर जाए? क्या आपकी तरफ से कोई पहल हो रही है कुछ समाधान निकालने? क्योंकि जो ट्रांसपोर्टर हैं वो तो बात कर रहे हैं, जो एक्सपोर्टर्स हैं वो बात कर रहे हैं सरकार से, लेकिन किसान से बात करने वाला कोई नहीं है। और आपके पास एक वैलिड पॉइंट हो जाता है कि आप कहेंगे कि भाई सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है, लेकिन एक आम व्यक्ति, एक आम किसान जब परेशान होता है तो वो सरकार से ही उम्मीद करता है अल्टीमेटली कि फाइनल जो भी डिसीजन होगा वहीं से कुछ आएगा। इस मामले का हल कहीं से निकलता दिख रहा है, क्योंकि लगभग 1000 या उससे ज्यादा प्रति क्विंटल के हिसाब से नुकसान हो रहा है। 4500 का भाव 3500 हो गया है। नहीं, हमारे ये बड़ी दुख की बात कहना पड़ता है कि जब भी मंडियां चलती हैं, हमारे खरीदार भाई, हमारे सेलर वाले, हमारे व्यापारी भाई उस वक्त कुछ ना कुछ ऐसा काम करते हैं, हड़ताल करते हैं जिससे किसान की भाव नीचे आ जाए और वो खरीद सके। और किसान के बारे में विपक्षी पार्टियां कहती हैं कि इनके नाते रिश्ते बना के रखने चाहिए। मैं समझता हूं कि किसानों को जो चीज़ उनका हक है वो मिलना चाहिए, और भाव इस बार अच्छा खासा मिल रहा था। लेकिन इनको ये सोचना चाहिए, राइस सेलर को या व्यापारियों को, कि आप जिसके दम पर आपको रोजी रोटी मिल रही है, जो अन्नदाता मेहनत करके अपनी फसल मंडी में लाता है, उस दिन आप हड़ताल करते हैं। ठीक है, आपका संगठन मजबूत है, आप 200, 400, 2000, 5000 आदमी होंगे, लेकिन जिस दिन ये किसान समझ जाएगा, तो ये अगर इनमें एकता आ जाए और ये अपने कुछ 2 दिन 4 दिन अपनी चीज़ों को रोकना शुरू कर देंगे और ये अपने भाव को, अपनी चीज़ को कमांड करना शुरू कर देंगे, तब क्या होगा? हम जब भी मंडियां आती है, मैं तो देख रहा हूं कि कोरोना का संकट आया तब ये कहा कि नहीं, हम मंडियां नहीं चलाएंगे। हमने पहले से 4 गुना ज़्यादा मंडियां चलाई, खेल के ग्राउंड में, स्कूल के अंदर वो फसल खरीदी, और किसी न किसी वक्त में हर बार मंडी जब चलती है तो कोई न कोई मुद्दा उठा करके नहीं, तो इसको मैं समझना चाहूंगा दलाल साहब, क्या ये आप कह रहे हैं कि हाँ जानबूझकर मुद्दा उठाया गया? किसान का शोषण नहीं होना चाहिए और किसान के हित में ही इनको फैसले लेने चाहिए। किसान की वजह से ही इनका रोजगार चल रहा है, और जो इनके जो खरीद बंद करना या हड़ताल करना, उससे किसान को नुकसान होता है। जो जिससे रोजी रोटी चलती है उसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। नहीं, तो एक्सपोर्टर्स का कहना है कि जो केंद्र सरकार की तरफ से डॉलर में मिनिमम जो रेट था 850 या 800 की जगह 1200 कर दिया गया, दूसरे देशों में लगभग इसी रेट पर हो जाता है, तो दूसरे देश इनको ज्यादा कंपटीशन दे रहे हैं, ये एक्सपोर्टर्स कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि नहीं, ऐसे समय पे ये लोग ब्लैकमेलिंग का गेम करते हैं। मैं समझता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवेश के अंदर हरियाणा, देश का गेहूं किस भाव बिके, देश की चीज़ें किस भाव बिके, देश का उन्होंने जो फैसला किया भारत सरकार ने कि $1200 के से नीचे ना एक्सपोर्ट करे, ठीक है, व्यापारी को $1, आधा डॉलर में वो अपना माल यहाँ भेज देगा, लेकिन इससे जब वो अच्छी प्राइस मिल सकती है, ज़्यादा पैसे में माल बिक सकता है धान, तो उससे फ़ायदा किसान को भी होगा, उससे उसको भी भाव बढ़ाएगा। और भारत सरकार जो फैसला लिया है, सोच समझ कर लिया है कि आपको ये अंतर्राष्ट्रीय परिवेश को देख करके कि आपका धान जब महंगा बिक सकता है, तो आपको सरकार की उस चीज़ों को, उनके पास इनपुट होता है, उनके पास बाहर का डाटा होता है, तो उनका साथ देना चाहिए। हम कोई हरियाणा के किसान या हरियाणा देश के व्यापारियों के खिलाफ नहीं फैसला लेते, लेकिन ये देखना चाहिए कि अगर ज़्यादा महंगा हमारा धान बिकेगा, ज़्यादा महंगा चावल बिकेगा, ज़्यादा एक्सपोर्ट के प्राइसेस ज़्यादा होंगे, तो उसका फ़ायदा व्यापारी को भी होगा, उसका फ़ायदा किसान को भी होगा। आप पर्सनली इसमें कुछ इंटरवीन करने की कोशिश कर रहे हैं या बातचीत तो मैं धन्यवाद करता हूं हमारे राइस सेलर व्यापारी भाइयों का कि उन्होंने बेटर सेंस प्रिवेल की और उन्होंने खरीदार शुरू कर दी है। मैं उनके फैसले का स्वागत करता हूं और किसान हित में उन्होंने फैसला लिया है, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, और भारत सरकार से भी प्रार्थना करता हूं कि सारा अंतर्राष्ट्रीय परिवेश को देख करके जो हरियाणा के किसान के हित में फैसला हो, जो व्यापारियों के हित में फैसला हो, वो ले। दलाल साहब, अब उन प्रश्नों पर आऊंगा, चूंकि चुनावी साल है और आप राजनीतिक व्यक्ति हैं, अभी सरकार का हिस्सा हैं, सरकार में आपको एक जिम्मेदारी मिली है, और पिछले दिनों इंडिया न्यूज हरियाणा सरकार के और आपके जरिए आप लोगों के उन कार्यक्रमों में भी शरीक हुआ जिसमें हमने देखा कि सिर्फ एक चैनल का मंच नहीं है, बल्कि जो एक मंत्रालय का कामकाज है उसमें हमने थोड़ी सी हिस्सेदारी दिखाई, और बहुत अच्छा लगा देख के जब आपने
बागवानी में काम करने वाले, हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड और अलग अलग सेक्टर में काम करने वाले उन किसानों को आप लोगों ने सम्मानित किया, सब्सिडी दी, एक मंच से आप लोगों ने उन लोगों के लिए बड़ी राशि मुहैया कराई। ये ओवरऑल हरियाणा में किस तरीके से मैं इसको समझ पाऊं कि किसान कितना लाभान्वित हो रहा है? क्योंकि आपने, जैसा मैं कई बार आपसे चर्चा कर चाहूंगा, आपने कहा कि हम सिर्फ धान और गेहूं की बात नहीं कर रहे हैं, हम फल की बात कर रहे हैं, हम सब्जी की बात कर रहे हैं, हम डेयरी की बात कर रहे हैं, हम उसके साथ साथ मत्स्य पालन या मछली पालन की बात कर रहे हैं। जबकि हरियाणा दूध दही का हरियाणा बोला जाता है, जहाँ का खाना दूध दही, वहां पर मांस या मछली की बात बहुत नहीं होती है। लेकिन आप लोगों ने कहा कि मत्स्य पालन पर भी हमारे यहाँ बहुत अच्छा काम हुआ। ओवरऑल हरियाणा को इसको कैसे देखेंगे? देखिए, मैं सब किसान भाइयों से प्रार्थना करता हूं कि हमारा एक सौभाग्य है कि दिल्ली एनसीआर में 4-5 करोड़ की आबादी है और उनकी परचेजिंग पावर अच्छी है, और जो ज़रूरतें उनकी है उनको हम देंगे तो हमारा फ़ायदा ज़्यादा होगा। ठीक है, हम धान और गेहूं तो करते ही करते हैं। आज बाजरा का उत्पादन जो है, गेहूं से ज़्यादा भाव बाजरे का है, और बाजरे की यील्ड भी अच्छी है, अच्छे अच्छे बीज आ गए हैं। मिलेट्स का ही रहे, बाजरा वाले का हम उनको बाजरा दें, इसी तरह से सब्जियां दें, इसी तरह से फल दें, इसी तरह से फूलों की खेती करें, इसी तरह से मशरूम की ज़रूरत है, कई शहद की ज़रूरत है, और ये डाइवर्सिफाई करेंगे तो ही किसानों को फ़ायदा होगा। और मैं तो आपको बताता हूं कि हरियाणा के किसान इस चीज़ को कर भी रहे हैं। हमारा लक्ष्य ये है, नीतियाँ बना करके, इंसेंटिव दे करके हरियाणा के टोटल कृषि भूमि का 15% हम जो है बागवानी पर, सब्जियों की खेती पर ले जाएं, और उससे किसानों की आमदनी बढ़े। ये अच्छी बात है कि मैंने देखा है कि कुछ फूलों की खेती करने वाले कुछ किसानों ने एक नेट हाउस, पॉली हाउस में 15-15, 20-20 लाख रुपए कमाए हैं। जो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन करते हैं, किसी ने 5-7 लाख का एक फसल का खीरा बेचा है, किसी ने ये जो कलर्ड कैप्सिकम है वो बेची है 5-5, 4-4 लाख रुपए की। तो ये ठीक है कि रिस्क नहीं ले पाते किसान, लेकिन हम उनको सब्सिडी दे रहे हैं, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनको बीज से लेकर बाजार तक उनका साथ दे रहे हैं। तो धीरे धीरे जब डाइवर्सिफाई करेंगे तभी तो उन किसानों को फायदा बहुत होता अच्छा है। लगा। मैं थोड़ा इसके बारे में जब जानकारी ले रहा था तो स्ट्रॉबेरी जैसा फल जो है, जिसका जिक्र मुझे लगता है कि हरियाणा में कुछ साल पहले तक होता भी नहीं होगा, यहाँ पर किसान उगा रहे हैं, ड्रैगन फ्रूट उगा रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। अब जरा उन मुद्दों पर आ जाता हूं कि किसान का जब आप जिक्र करते हैं तो ग्रामीण अंचल हमारे जहन में आ जाता है। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी जा नहीं पाएगी गांव में, बीजेपी के लोग जा नहीं पाएंगे। हाँ, क्या इस मतलब बार जो है, एक बार जब से हमारी सरकार बनी, हमने नए रूप में चैलेंज देखा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता, कुछ किसान संगठन, उन्होंने ये धरने, प्रदर्शन, आंदोलन, टोल जाम करके ऐसा एक भ्रम पैदा कर दिया कि जैसे हाँ वो बहुत पॉपुलर हैं और हम बहुत अनपॉपुलर हैं। हालांकि मैं खुद खेती करता हूं, किसानों में रहता हूं, अपने क्षेत्र में, अपने ज़िले में, हरियाणा के अंदर हर जगह जाता रहा, और ये पहली बार हुआ है जो लोग जनता ने रिजेक्ट किए, जिनको चुनाव हराया, वो समझने लगे कि किसान के भाग्य विधाता हम हैं, और उन्होंने चुनाव भी लड़ा, उन्होंने पार्टियां भी बनाई, पंजाब में चुनाव लड़ा, यूपी में बहिष्कार किया बीजेपी का। लेकिन मैं नमन करता हूं हरियाणा के किसान का, उत्तर प्रदेश के, पंजाब के किसान का, कि उन्होंने दिखा दिया कि असली जो है वो किसान किसके साथ हैं। और अभी भी जो है विपक्षी पार्टियां, कांग्रेस जब आती है हरियाणा के अंदर, क्योंकि कांग्रेस का शासन रहा है, अगर वो मुद्दों की बात करती है, योजनाओं की बात करती है, तो हमारे सामने कहीं टिकती नहीं है। तो एक तरह से वो छापामार लड़ाई लड़ने की कोशिश करती है, आगे किसी को करती है, कभी किसी को किसान आंदोलन वालों को आगे कर देती है, कभी किसी आंगनवाड़ी वाले को कर देती है, किसी संगठन को आगे कर देती है, और वो एक भ्रम पैदा हो गया है, करने की कोशिश करते हैं कि वो बहुत पॉपुलर है। लेकिन ये इस बार नहीं है, ये 10 साल से ऐसा कर रहे हैं। 2 बार लोकसभा के चुनाव हुए, 2 बार हरियाणा में विधानसभा के चुनाव हुए। कांग्रेस को आईना लोगों ने दिखा दिया है, और यहाँ नहीं, उत्तर प्रदेश में भी, दूसरे प्रदेशों में भी। अभी भी मैं जाता हूँ राजस्थान में, कल रात को 1 बजे मैं आया हूँ बीकानेर से। हमारे यहाँ जो हमारा बॉर्डर का इलाका है, मेरा क्षेत्र है, वहाँ बाजरा कोई नहीं खरीद रहा, 2000 रुपये में बाजरा नहीं बिक रहा, हम 2200-2300 में खरीद करके बाकी का भावांतर भरपाई दे रहे हैं। वहाँ जो है किसानों को खाद नहीं मिल रही, हमारे क्षेत्र से किसान जो है खाद लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे यहाँ ट्यूबवेल का रेट 2-2.5 हज़ार रुपये साल का है, वहाँ 20-30 हज़ार रुपये है। हमारे यहाँ 8 घंटे निर्बाध बिजली मिलती है, उनको 2-3 घंटे बिजली मिलती है। वहाँ का किसान
ये कहता है मैं गया हूँ चूरू में, सीकर में, झुंझुनू में, वो कहते हैं कि हमें हरियाणा में मिला लो। हरियाणा की जो योजनाएं हैं इतनी किसान हितैषी योजनाएं हैं कि हमें जो है कांग्रेस ने झूठ बोल करके कर्जे माफ़ी का नारा दे करके हमारा वोट ले लिए। और उसे अब देखना, अब जो है चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे राजस्थान हो, अगले महीने जो चुनाव रिजल्ट आएंगे, किसानों का जो रुझान है उसको देखकर मैं दावे के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनेंगी। चलिए भाई, एक आखिरी सवाल ही लूंगा, चूंकि किसान पर भी, कृषि पर भी, योजनाओं पर भी चर्चा कर ली। अब चुनावी साल में आपने बता दिया कि राजस्थान तक जब आप लोग जा रहे हैं तो वहां पर वहां की जनता क्या मांग करे। राजस्थान में आमतौर पर 5 साल में परिवर्तन होता रहता है, कभी आप कभी कांग्रेस। आम आदमी पार्टी वहां पर भी सक्रिय है, यहां पर भी सक्रिय है। हरियाणा में पिछली बार आपने 75 पार का नारा दिया। इस बार लोकसभा की स्थिति आप क्या देख रहे हैं, यहां से लेकर राजस्थान तक, पूरे देश तक? विधानसभा का चुनाव आते आते आप लोगों का नारा 75 पार का रहेगा, गठबंधन का रहेगा, या क्या रहेगा? देखिए, जहाँ तक लोकसभा की बात है, आज भारतवासी ही नहीं सारी दुनिया के नेता मानते हैं कि मोदी जी के रूप में जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, इतना सक्षम नेता, इतना लोकप्रिय नेता, इतना राष्ट्रभक्त नेता पहले कभी नहीं हुए। और जो सारा दिन 18 घंटे देश के लिए काम करते हैं और जो नेतृत्व की शक्ति उन्होंने दिखाई है, आज सारी दुनिया के अंदर उथल पुथल मची हुई है, लेकिन भारत उसके साथ प्रभावित नहीं है। उससे भारत की आवाज़ को सब बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। और जो योजनाएं ली, चाहे वो धारा 370 की हो, राम मंदिर निर्माण की हो, कोरोना वैक्सीन की हो, 80 करोड़ लोगों को जो अनाज बांटने की हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की जगह जगह हाईवे, एयरपोर्ट, रेलवे लाइन ये बिछाई हैं, तो इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि एक तरफा जीत जो है भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा के अंदर होगी। और हरियाणा की भी जो डबल इंजन की सरकार है, जो नीतियाँ जितनी तेज़ गति से, जितने अच्छे ढंग से हमने लागू की हैं, और उसी तरह से तीसरी बार फिर जो है विधानसभा में हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की फिर बनेगी। और ये जो लोग जिनके वक्त में बम ब्लास्ट होते थे, जिनके वक्त में जो हेडलाइन आती थी कि इतने का घपला हो गया, इतने का घपला हो गया, ये अपनी बातों को छिपाने के लिए अपनी पार्टियों का नाम बदल करके एक INDA के नाम से गठबंधन बना रहे हैं। हालांकि ये गठबंधन चलना नहीं है, अभी से लड़ाई झगड़े शुरू हो गए हैं, इनका सीटों का तालमेल। गठबंधन तो कह रहे हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह कि आपका भी नहीं चलना है, बम ब्लास्ट वो भी कर देते हैं बीच बीच में। नहीं, हमारा गठबंधन जो है, हमारा चुनावी गठबंधन नहीं था। हमारा सरकार, क्योंकि हमारे विधायक थोड़े से 4-5 की कमी थी, तो सरकार चलाने के लिए है, वो हमारा ठीक चल रहा है। आगे हमारा जो नेतृत्व फैसला करेगा वो ठीक होगा। लेकिन ये मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जो INDA के नाम से जो गठबंधन बना रहे हैं, इनका एक ही मकसद है कि अपने परिवार, अपने मित्रों, अपने चहेतों का भला करना। कोई ऐसी नीति नहीं दे पा रहे कि देश के किसानों के लिए क्या करेंगे, देश के आम शहरी के लिए क्या करेंगे। इनका एक मकसद है कि मोदी जी को रोकना। लेकिन मोदी जी को आशीर्वाद भारत की जनता का है। भारत की जनता समझती है कि ये ऐसा आज जो नेतृत्व है, इतना सक्षम नेतृत्व, इतना देशभक्त नेतृत्व पहले कभी नहीं मिला। और निश्चित तौर पर जो है ये जो गठबंधन इंडिया के नाम से बना रहे हैं, इनको नाम भी इन्होंने जो है लोगों की भावना से खिलवाड़ करने का काम किया है। इसको कोई लोग जो है ध्यान नहीं देंगे और फिर जो है मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया जेपी दलाल साहब हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कृषि मंत्री का स्पष्ट कहना है कि भाई किसान, चूंकि उनकी जिम्मेदारी है, उनको मंत्रालय मिला हुआ है, वो लगातार हरियाणा से लेकर राजस्थान तक चुनावी समर में वो भी सफर तय कर रहे हैं। और हरियाणा में जो जिम्मेदारी उनको मिली, उन्होंने किसानों के लिए सिर्फ परंपरागत खेती से हटकर कहां कहां पर विकल्प हो सकते हैं, इन सारी चीजों का जिक्र किया और उस पर वो लगातार काम कर रहे हैं। और इस आधार पर वो कह रहे हैं कि जब हम चुनाव में जाएंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो दावा जो कि कांग्रेस या बाकी अन्य दल कहते हैं और करते हैं कि जो सरकार में बैठे हैं वो जरा गांव में जाकर तो दिखाएं, वो दावा खोखला साबित होगा और हमारी जीत होगी। अब जीत हार वो तो जनता के हाथ में है, लेकिन ये विश्वास अगर है तो इस पर कुछ ना कुछ जरूर आधार होगा। और उसके साथ साथ जो बाकी अन्य मुद्दे हैं, वो चाहे राजनीति से जुड़कर हो, मंडी से जुड़कर हो, धान की समस्या से जुड़कर हो, सब पर उन्होंने जवाब बेबाक दिया कि हम कर रहे जो कमियां हैं उसको दूर करेंगे। कुछ कह रहे हैं? छोटी सी बात और मैं कहना चाहता हूं कि हरियाणा के किसानों का डेलीगेशन मैं बिहार में भेजूंगा और उनको ट्रेनिंग दिलवाऊंगा, उनको सारा तरीका समझाऊंगा और मैं कोशिश करूंगा कि हरियाणा के किसान
जो तालाब बना करके, पौंड बना करके मोती की खेती करें, जो रोजगार के साधन इससे उपलब्ध हों। आप कुछ अगले साल देखना कि हरियाणा के किसान मोती की खेती करते मिलेंगे, उनकी आमदनी बढ़ेगी। चलिए, इसके इसके लिए तो मैं काम शुभकामना दूंगा, लेकिन एक बात आपको सुझाव भी दूंगा कि वो मोती की खेती सीख के आए, बिहार से राजनीति न सीख के चले आए, क्योंकि बिहार की राजनीति बड़ी दिलचस्प होती है। हरियाणा के लोग इस वक्त जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति तक के गांव का जो छोटे से छोटा बच्चा है उस पर अपने विचार प्रकट कर सकता है। नहीं, अच्छी बात है, हरियाणा के लोग प्रभावित होते हैं। जो सुचिता से काम करने वाले लोग हैं, अच्छा काम करने वाली सरकार है, किसान हितैषी सरकार है, नीतियों से प्रभावित होते हैं, किसी दूसरे प्रदेश से प्रभावित नहीं होते। अच्छी बात है, नीतियों से प्रभावित होना चाहिए और मोती की खेती सीखें, जैसा मैंने कहा, बिहार की राजनीति ना सीख लें। एक बार फिर से इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया दलाल साहब आपका। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, यहां पर अधिवेशन जारी रहेगा। जी धन्यवाद। मंच पंचकुला, शुक्रवार 20 अक्टूबर दोपहर 12 बजे से लगातार। स्थान PW। जब भी लोन की जरूरत हो तो पैसाबाजार.com पे जाओ